भारत और सिंगापुर के दरमियान 4 अहम माहदे, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत और स्किल डेवलपमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे सिंगापुर को करार दिया निहायत कामयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग के साथ की दो तरफा बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, सिंगापुर हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए है मशले राह। हम भारत में बनाना चाहते हैं कई सिंगापुर। जदीद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी किया दौरा। दिल्ली में मुनक़दा इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो पैगाम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दी मुबारकबाद। कहा, इससे ज़मीन को बेहतर सैयारा बनाने में मिलेगी मदद। भारत सब्ज़ मुस्तक़बिल के लिए है पुरअज़्म। मरकजी हुकूमत ने झारखंड हाई कोर्ट में कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी दरअंदाजी का मामला है संगीन। वहां आबादी पर इसके असरात और कबायली आबादी में कमी पर किया इजहार तशवीश। अगली समाअत 12 सितंबर को। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला रखा महफूज। सीबीआई जमानत की कर रही है मुखालफत। केजरीवाल के वकील ने कहा, रिहाई रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार। बंगाल में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने सदर को लिखा खत। कोलकाता इस्मत-दरी कत्ल केस में सुस्ती बरतने के सबब पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से प्रेसिडेंट मेडल वापस लेने का किया मुतालबा। और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में आज एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, तीरंदाजी, शूटिंग और जूडो में नजर आएगी भारत की ताकत। भारत अब तक 24 तमगों के साथ 13वें पोजीशन पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और सिंगापुर ने अपने तारीखी ताल्लुकात को एक जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक के दरमियान 4 मफाहमत नामों पर दस्तखत हुए हैं। भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके हम मनसब विवियान बालाकृष्णन ने मेमोरेंडम का तबादला किया, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलात, तालीम और हुनरमंदी की तरक्की, इंटरप्रेन्योरशिप, सेहत, तिजारत और सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात की वजारतों के दरमियान ताउन पर इत्तफाक़ राय हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म मोदी का बाकायदा इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के वफूद से मुलाकातें भी की और बातचीत भी की। ये वज़ीर आज़म मोदी का सिंगापुर का 5वां सरकारी दौरा और सिंगापुर में वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग के साथ उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। वज़ीर आज़म मोदी ने सिंगापुर को तरक्की पसीर ममालिक के लिए एक तहरीक करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान वज़ारती सतह की गोल मेज़ मीटिंग को हर शोबे में ताउन बढ़ाने वाला करार दिया गया। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है
वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के साबिक़ वज़ीर आज़म ली सेन लॉन्ग से भी मुलाकात की। ली सेन लॉन्ग तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रही हैं। उनकी मुद्दतकार 20 साल तक रही। उन्होंने इस साल मई में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। पीएम मोदी ने सिंगापुर के साबिक़ वज़ीर आज़म गो चॉक टोंग से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म ने सिंगापुर के दौरे के दौरान एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का दौरा किया। ये एक मारूफ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वज़ीर आज़म मोदी का ये भारत और सिंगापुर के दरमियान सेमी कंडक्टर के मैदान में मैन्युफैक्चरिंग, हुनरमंदी की तरक्की और रोज़गार को फ़रोग़ देने के लिए ये दौरा है। वज़ीर आज़म ने महारत की तरक्की के तहत सेमीकंडक्टर सहूलियात में काम करने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की। और वज़ीर आज़म के दौरे सिंगापुर से सेमीकंडक्टर सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा। ये भारत की तकनीकी सलाहियतों को भी वसअत देगा और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। हमारे दूरदर्शन के नुमाइंदे अक्षय डोंगरे ने सेमीकंडक्टर टेस्टिंग कंपनी AEM होल्डिंग्स के चेयरमैन से खुसूसी तौर पर बातचीत की। ये वही कंपनी है जिसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया है। The Prime Minister of India is visiting Singapore, and one of the key highlight of this visit is going to be technology of semiconductors. In fact, we are at the AM Holdings, and we have the chairperson with us. Sir, thank you so much for speaking with us. How do you see the future as far as the relation between the two countries are concerned, and the role that semiconductors can play? Well, if you look at the Indian diaspora across the world, it's very clear to see that the leaders in semiconductors are there. How we can collaborate, obviously this change in a way that impacts Moore's Law and advanced packaging creates opportunity for both nations. Prime Minister Modi's visit here is very apt because that signals that symbiotic relationship where it starts with the business relationship, the investments, so all stakeholders have to benefit in these relationships. So you are part of the semiconductor industry in Singapore. How is the industry looking at the India's push as far as the ambitions to become a manufacturing hub? Well, it's absolutely the right push. There are two ways, and I call it two types of investments you got to make. One is the journey that Singapore took in terms of first getting into electronics manufacturing, assembly, making sure that the electronics demand is local in terms of its production, and then bringing the chips in from a logistics supply chain perspective. At the same time, building up the infrastructure for more advanced semiconductor manufacturing, which requires clean power, water, and then of course the ecosystem of chemical producers as well. So that will take time. Then there's the human capital development, right? So there has to be the technicians, the supervisors, the people who understand how to problem solve from a process improvement perspective and continuous improvement. That all needs to be built up in scale as well. In the last few decades that we have seen, there have been only limited countries that have been seen as the manufacturing hubs or places of innovation as far as the semiconductor technology is concerned. Most of them located in Southeast Asia or in the region. But now new players are coming up. So how can the collaboration take place, especially when we talk about India? What kind of potential that you see in the Indian market as well as the Indian manufacturing industry? Well, it's part of a new globalization, right? So you see a lot of
high-end electronics, mobile companies moving to India. It's all public, right? They're shifting to India. So that shift is actually a very important end market because they are consumers of semiconductors. Absolutely. So the more electronics assembly and production that India has, the more it will have an end market for semiconductors. Right. So you got to think about that ecosystem because logistics also plays a part in it. Chairman of AEM Holdings, and talking to us about the semiconductor market that is at present and the future of collaboration that can take place between India and Singapore as far as the semiconductor industry is concerned. With camera person SP Dubey, Akshay Dongre, DD India. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी शमसी फेस्टिवल के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। पीएम ने कहा कि यह त्यौहार सूरज के असर का जश्न मनाने और ज़मीन को एक बेहतर सैयारा बनाने में मदद करने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। Were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बहुत ही कम वक्त में 100 से ज़्यादा ममालिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गए हैं। मज़ीद 90 ममालिक को मुकम्मल रुकनियत देने पर काम जारी है। पीएम ने कहा कि एक दुनिया एक सूरज एक ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए इस तंजीम की तरक्की अहम है। In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी लीडर और मगरबी बंगाल असेंबली में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ सुवेंदु अधिकारी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वजीर दाखिला को एक ख़त लिखा है जिसमें उनसे कहा गया है कि वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से बावकार प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और पुलिस मेडल वापस ले लें। उन्होंने कहा कि मुतालिबा इसमत दरी और कत्ल मामले की जांच के दौरान उनके काबिल मजम्मत और शर्मनाक सलूक के पेश नज़र किया गया है। उन्होंने लिखा 14 अगस्त 2024 की रात को आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान शवाहिद को तबाह करने और दानिस्ता तौर पर सुस्ती करने की उनकी हरकत मीडिया में अच्छी तरह से बेनकाब हुई है। उन्होंने लिखा मुमकिन तौर पर मुल्क के सबसे घिनौने और संगीन जुर्म की तहकीकात में रुकावट डालने में उसकी ढिटाई की कोशिश और मगरबी बंगाल में सेहत के शोबे में जारी मालियाती और गैर अखलाकी रैकेट को छुपाने के लिए रियासत के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को खुश करने की उनकी कोशिशें उन्हें इस तरह के एजाज़ात के लिए नाअहल बनाती हैं। उनके इक़दामात से कोलकाता पुलिस की साख को दागदार किया गया है जो 168 साल की मेहनत से कायम की गई थी। उनकी वजह से मगरबी बंगाल पुलिस को शर्मसार होना पड़ा है। उनकी सरगर्मियों ने जिनका मकसद कुछ बाअसर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था मगरबी बंगाल में अमन और अमान की पहले से ही ख़राब सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। उन्होंने रियासत और मुल्क को बहुत ही बदनाम किया है।
अगली खबर झारखंड से। झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की दरअंदाजी के मामले में दायर पीआईएल पर एक बार फिर से समाअत की है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए संथाल परगना में बांग्लादेशियों की दरअंदाजी की सूरत हाल के बारे में कहा कि ये काफ़ी तशवीशनाक है, जिसकी वजह से इलाके की आबादी मुतासिर हो रही है। मरकजी हुकूमत जल्द ही इस मामले में अदालत में तफसीली जवाब दाखिल करेगी। इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस ए.के. राय की डिवीजन बेंच ने इस केस की अगली समाअत 12 सितंबर को मुकर्रर की है। जमशेदपुर के रिहायशी दानियाल दानिश ने झारखंड हाई कोर्ट में ये पीआईएल दायर की है। बताया गया है कि बांग्लादेशी दरअंदाज झारखंड के सरहदी इलाकों जैसे जामतारा, पाकोड़, गोड्डा, साहिबगंज वगैरह से झारखंड आ रहे हैं। इसका उनके अजला की आबादी पर मनफी असर पड़ रहा है। अजला में बड़ी तादाद में मदारिस कायम हो रहे हैं। मकामी कबाइलों के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात भी बनाए जा रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से मुतालिक सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रखा है। इससे कबल इस केस की समाअत जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने 23 अगस्त को की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी, लेकिन वो अब भी एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक सीबीआई केस में हिरासत में है। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की आज मीटिंग हुई है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने अवाम, रज़ाकाराना तंजीमों, माहिरीन, स्टेक होल्डर्स और इदारों से आरा और तजावीज़ तलब की हैं। कमेटी की पहली मीटिंग 22 अगस्त को हुई थी। दूसरी मीटिंग 30 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। पहले भी मीटिंग के बाद कमेटी ने अवाम से राय और तजावीज़ तलब की थी। इसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। 30 अगस्त को जेपीसी की दूसरी मीटिंग में काफ़ी हंगामा हुआ। अपोजिशन अरकान ने कुछ देर के लिए इजलास से वॉकआउट भी किया। कमेटी ने तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के ख्यालात सुने। आपको बता दें कि लोकसभा रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत में एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है। 31 रुकनी कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान शामिल हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कागजात नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगा। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे मरहले में 26 असेंबली सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। आपको बताएं कि इस बार जम्मू कश्मीर में 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे मरहले की 25 सितंबर और तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी मरतबा असेंबली इंतखाबात 2014 में हुए थे, यानी रियासत में 10 साल बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2014 में 87 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर हुकूमत साजी की थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जिला सदर साहिल फारूक ने पार्टी से बगावत कर दी है। साहिल ने गांधारबाला असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। साहिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि गांधारबल के मफादात को बार बार बैरूनी लोगों के लिए कुर्बान किया गया है और इस बार मकामी नौजवानों ने बाहर के उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का फैसला लिया है। ये इक़दाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान क़ब्ल अज़ इंतखाबात के इत्तेहाद के खिलाफ है। साहिल की ये बगावत दोनों जमातों के दरमियान बनने वाले इत्तेहाद को मुतासिर कर सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 31 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दौरान किसी भी मीडिया एस्टेब्लिशमेंट पर एग्जिट पोल कराने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की दफ़ा 126A के तहत लगाई गई है। एग्जिट पोल पर पाबंदी पोलिंग शुरू होने के पहले दिन से नाफिजुल अमल होगी और पोलिंग ख़त्म होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी शख्स दफ़ा 126A के तहत एग्जिट पोल का इनेकाद नहीं करेगा और ना ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इसके नताइज शाया या नश्र करेगा। खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक कैद या जुर्माना दोनों ही आयद हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर की सुबह 7 बजे से 5 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के इनेकाद और नशरे पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया है।
अगली खबर, मवासलात और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महकमा डाक के मुस्तक़बिल के लिए हिकमत अमलियों का खाका बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कराई। महकमा डाक के अहदेदारों की कॉन्फ्रेंस 2024 की मेज़बानी करते हुए मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के डिजिटल और मालियाती शमूलियत के अहदाफ को हासिल करने में पोस्टल खदमात के उभरते हुए किरदार पर जोर दिया। उन्होंने महकमा डाक के लिए 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया। सिंधिया ने महकमा डाक के अफसरान को एक टीम, एक विजन, एक मकसद के लिए एक नतीजे के मंत्र के साथ काम करने की तरकीब भी दी। Our post office today must become a window to the world for the common man. That small office building must become a one-stop shop for all services that any citizen of our country would like to avail of. Our revenue stream is 12,000 crores. Our cost stream is 36,000 crores. Why is it that my family cannot become a profit center for the government of India? To go from 12,000 crore of revenue to 40,000 crore of revenue. But it's not outside the realm of possibility. If we all put our minds to it. और आइए बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। पानी जमा होने और बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज़ तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मशरक़ी यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्सों, ओडिशा, कर्नाटक के साहिली इलाकों, असम और मेघालय में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नाजरीन, आज टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यौम असातिज़ा के मौके पर सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, टीचर्स डे पर नेक ख्वाहिशात ये उन तमाम उस्तादों के लिए इज़हार तशक्कुर का एक मौका है जो नौजवान जहनों की तश्कील करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। I believe when a teacher learns, a nation leads. टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है। टीचर्स डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने ये ख़ास वीडियो शेयर किया। 5 सितंबर का दिन भारत में हर साल यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन तलबा अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश को भारत में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सकाफ़त के मौजूद मुमताज़ माहिर तालीम, अजीम फ़लसफ़ी और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गरां क़द्र खिदमात को भी याद किया जाता है। हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले नायब सदर जमहूरिया और दूसरे सदर जमहूरिया अजीम माहिर तालीम और दानिश्वर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। तालीम के मैदान से वाबस्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने तलबा से अपनी सालगिरह को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुल्क में 1962 से
हर साल 5 सितंबर को उनकी सालगिरह को यौम-ए-असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। भारत की शिक्षक परंपरा का एक प्रतीक पुरुष के रूप में हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखते हैं। राधाकृष्णन जैसे विराट व्यक्तित्व को याद करने का आशय है भारत की परंपरा के गुरु को याद करना और गुरु की भूमिका विस्तार को समझना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में पैदा हुए। बचपन से ही ज़हीन डॉक्टर राधाकृष्णन ने फलसफे में एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में फलसफे के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए दुनिया को भारतीय फलसफे से मुतारिफ कराया। अपनी जिंदगी के 40 साल बतौर उस्ताद गुजारने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफी के सदर भी रहे। मुल्क और दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों ने उन्हें इजाज़ी डिग्रियों से नवाजा। 1931 में बरतानवी हुकूमत ने तालीम के मैदान में उनकी बेमिसाल खिदमत पर उन्हें नाइट के एजाज से भी नवाजा। आज़ादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आइन साज असम्बली के रुकन बने। 1949 से 1952 तक वो उस वक्त के सोवियत यूनियन में भारत के सफीर रहे। 1952 में वो मुल्क के पहले नायब सदर बने और 1962 में वो मुल्क के दूसरे सदर मुंतखब हुए। तालीम और सियासत के शोबों में उनकी शानदार खिदमत पर उन्हें 1954 में भारत के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। वो 17 अप्रैल 1975 को तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमन करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, क्योंकि उनकी स्मृति में उन्होंने जो शिक्षा में मूल्य दिए, उन्होंने जो शिक्षा में काम किया और एक बहुत साधारण परिवार से उठ के वो राष्ट्रपति तक पहुँचे। तो एक शिक्षक जो है वो किस तरह से एक प्रेरणा बने विद्यार्थियों को, उसको हम नमन करते हैं। अजीम माहिर तालीम और फलसफी डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूरी दुनिया को एक स्कूल समझा, मुल्क और बैरून मुल्क में भारतीय सकाफत को फरोग दिया और जिंदगी भर तालीम की तरक्की के लिए कोशा रहे। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।